यूपीएससी का जो प्राचीन भारत का सेक्शन है उसका जो 26वां यानी अगला प्रश्न है कि बृहत शिलालेख में शब्द में अनुसंपन्न क्या है। तो पहला ऑप्शन है उत्सवों का निषिद्ध होना, दूसरा निरीक्षण यात्रा, तीसरा धम्मानीति, चौथा संपन्नता को त्यागना। तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है निरीक्षण यात्रा, उसे अनुसंपन्न कहा गया है, जो कि हर 5वें वर्ष में किया जाता था। अगला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जनपदों में खेतिहर भूमि का सर्वेक्षण कौन करता था। तो जिसका पहला ऑप्शन है भागदूत, दूसरा सतपति, तीसरा राजू गाहक, चौथा भूतेरण। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है राजू गाहक, जो खेतिहर भूमि का सर्वेक्षण करता था, वो सही है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में किस जनपद को वत्स्य शास्त्र पजीवण कहा गया, यानी संघ अर्थात कृषक, चरवाहा, व्यापारी एवं योद्धाओं का संगठन कहा गया। कि किस जनपद को वत्स्य शास्त्र पजीवन संघ अर्थात कृषक, चरवाहा, व्यापारी एवं योद्धाओं का संगठन कहा गया। तो जो पहला ऑप्शन है वो गांधार है, दूसरा कौशल, तीसरा वज्जी, चौथा कंबोज। तो जो इसका चौथा ऑप्शन है कंबोज, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथों में पोरिस क्या है। तो पहला ऑप्शन है उत्सव, दूसरा नीची जाति, तीसरा उच्च जाति और चौथा वेश्या। तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है नीची जाति, जो पोरिस का शाब्दिक अर्थ है बौद्ध ग्रंथों में। जो 30वां प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित ऐतिहासिक शहर प्रारूप का असत्य मिलान कौन सा है, यानी टाउन पैटर्न जो गलत है कौन सा है। पहला पूर्व, जो इसका मिलान है कि किलेबंद बस्ती या अस्थायी शरण। दूसरा दुर्ग, इसका मिलान है राजा की घेरेबंदी या राजधानी या अस्थायी सुरक्षा घेरा। और तीसरा नगर अर्थात कस्बा, शहर या राजनीतिक केंद्र। और चौथा निगम, जो इसका मिलान है धार्मिक केंद्र। तो जो असत्य है वो निगम है, क्योंकि पाली साहित्य में जो निगम है वो व्यापारिक केंद्र के रूप में इसकी चर्चा मिलती है, जहाँ चीज़ों की खरीद बिक्री होती है और इन क्षेत्रों में जो है वो कारीगर भी रहते थे। तो इस प्रकार जो है इसकी चर्चा जो है हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि अष्टांगिक मार्ग के संदर्भ में कौन सा गलत मिलान है जो असत्य है। तो पहला सम्यक प्रयास, जिसका मिलान है कि इंद्रियों पर नियंत्रण। दूसरा सम्यक संकल्प, इसका मिलान है कि मानवताओं को प्यार करना एवं दूसरे को खुश रखना। तीसरा सम्यक दृष्टि, इसका ऑप्शन है कि इच्छा का परित्याग ही मुक्ति है। और चौथा सम्यक जीविका, जिसका मिलान है किसी भी तरीके से परिवार को पालना। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है सम्यक जीविका, कि किसी भी तरीके से परिवार को पालना, ये गलत है, क्योंकि सम्यक जीविका का अर्थ है कि ईमानदारी से परिवार को पालना, ना कि किसी भी तरीके से। तो ऐसे प्रकार के प्रश्नों की बारंबारता बहुत अधिक होती है यूपीएससी में, जो कि शब्द को या बहुत शाब्दिक अर्थ के करीब हो या भावार्थ के करीब हो। तो इसे हमें एनसीईआरटी में और भी बहुत सारे टेक्स्ट बुक हैं, जैसे एल बाश्रम के अद्भुत भारत में बहुत इसकी विस्तृत चर्चा की गई है, उसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो प्रश्न होता है वो यूपीएससी का जो है फेवरेट पॉकेट होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। कथन ए कि जैनियों ने अपने धार्मिक उपदेशों को अर्धमागधी भाषा में लिखकर प्रथम बार साहित्य को मिश्रित भाषा में लिखने का स्वरूप प्रदान किया। दूसरा जो बी है कि पाकुत कात्सायन के अनुसार 7 तत्व हैं जो कि स्थिर हैं, जो किसी भी प्रकार से सुख दुख में योगदान नहीं करते एवं शरीर अंततः इन 7 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है केवल ए सही, दूसरा बी सही, तीसरा ए बी सही और चौथा दोनों गलत। तो जो दोनों सही यानी ए बी सही है वो सही है, क्योंकि प्रथम बार जो है साहित्य को मिश्रित रूप में लिखने का प्रयास जो है जैनियों द्वारा देखने को हमें मिलता है, जो कि अर्धमागधी के रूप में है। और दूसरा जो पाकुत कात्सायन ने जो 7 तत्वों की चर्चा की है, जो इसके जो दर्शन है बहुत चर्चित है। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में भूमि संबंधी कथनों का परीक्षण करें। कथन ए, जिस भूमि पर सामंतों का घर होता था उसे क्षेत्र कहते थे। कथन बी, खिल अपहृत भूमि कृषि योग्य भूमि थी। तो जो पहला ऑप्शन है कि केवल ए सही, दूसरा केवल बी, तीसरा दोनों सही, चौथा दोनों गलत। तो जो दूसरा जो चौथा है कि दोनों गलत है, क्योंकि क्षेत्र जो है वो कृषि योग्य भूमि हुआ करता था।
और खिल और अपहृत जो है वो कृषि योग्य भूमि नहीं होती थी, तो ये इसको उलट दिया गया है। तो इस संदर्भ में जो दोनों कथन गलत हैं वो सही है। अगला 34वां प्रश्न है कि हर्षवर्धन के कूटनीतिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला प्रश्न ऑप्शन है कि हर्षवर्धन के समकालीन चीनी सम्राट ती आंग ने अपने 3 दूत मंडलों को भेजा था। दूसरा, अंतिम प्रतिनिधि मंडल हुएनसांग के नेतृत्व में 647 एडी में आया, तब हर्षवर्धन जीवित नहीं था। तीसरा, हर्षवर्धन ने स्वयं एक ब्राह्मण को 641 एडी में चीन भेजा था। और चौथा, हर्षवर्धन ने चीन के साथ साथ थाईलैंड में भी अपने दूत भेजे। तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन है जो चौथा है वो गलत है, क्योंकि थाईलैंड में जो है वो दूत नहीं भेजे गए थे। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता के संदर्भ में कथनों का परीक्षण करें। कथन ए, आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर नहीं मिलते हैं। कथन बी, गुप्तकालीन मंदिरों की विषय वस्तु अधिकांशतः रामायण एवं महाभारत से संबंधित है। तो इस संदर्भ में जो पहला ऑप्शन है केवल ए सही, दूसरा केवल बी सही, तीसरा दोनों सही और चौथा दोनों गलत। तो जो तीसरा ऑप्शन है कि दोनों सही है, क्योंकि जो आरंभिक गुप्तकाल मंदिर है वहाँ शिखर हमें सही में देखने को नहीं मिलते हैं। वहाँ जो शिखर के स्थान पर जो है एक बड़ा चबूतरा होता है जिसमें चारों तरफ जो है वो सीढ़ियाँ होती हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक में और बहुत से टेक्स्ट बुक में आप इसे चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। और गुप्तकालीन मंदिरों की विषय वस्तु जो है अधिकांशतः रामायण महाभारत से संबंधित है। तो इग्नो के जो प्राचीन भारत के जो ग्रेजुएशन लेवल का मटेरियल है उसमें बड़ा विस्तृत तौर पर इसके बारे में भी लिखा गया है। और बहुत से प्रश्नों की बारंबारता यहाँ से मुख्य परीक्षा के रूप में भी होती है। अगला प्रश्न है कि किस सातवाहन रानी ने वैदिक बलि अनुष्ठान का आयोजन किया था एवं ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को उपहार दिए। तो पहला ऑप्शन है गौतमी, दूसरा सातकर्णी, तीसरा नायनिका और चौथा कर्णिका। तो जो तीसरा ऑप्शन है नायनिका वो सही। अगला प्रश्न है कि तमिल कविताओं में मयो अर्थात काला देवता किसे कहा गया। तो जो पहला ऑप्शन है श्री राम, दूसरा श्री कृष्ण, तीसरा इंद्र, चौथा नाग देवता। तो जो दूसरा जो इसका ऑप्शन है श्री कृष्ण, उसे मयो कहा गया है, इसे काला देवता इसका शाब्दिक अर्थ है। तो इस प्रकार जो अगम है जिसको कि प्रेम संबंधों पर आधारित कविताएं हैं, पूरम है जो कि लूट कसोट युद्ध पर है, तुराए है जो दृश्य रूप है। तो ये इस पॉकेट से भी यूपीएससी बहुत प्रश्न जो है बराबर पूछते हैं ये लोग। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए देवता बोधिसत्व से प्रार्थना करते हुए सफ़ेद हाथी के रूप में गर्भ में बुद्ध का प्रवेश एवं सागौन के पुष्पित वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म है। तो उपरोक्त यह चित्रण किस स्तूप की विशेषताओं को व्यक्त करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि पृथ्वी पर जन्म क्षेत्र के लिए देवता बोधिसत्व से प्रार्थना करते हुए सफ़ेद हाथी के रूप में गर्भ में बुद्ध का प्रवेश एवं सागौन के पुष्पित वृक्ष के नीचे बुद्ध का जन्म। तो उपयुक्त या चित्रण जो है किस स्तूप की विशेषताओं को व्यक्त करता है। तो पहला ऑप्शन है भरूच, दूसरा सांची, तीसरा नागार्जुन कोंडा, चौथा अमरावती। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन कोंडा वो सही है, क्योंकि यूपीएससी इस प्रकार के जो है प्रश्नों को बराबर पूछती है। बहुत से ऐसे ऐतिहासिक स्थल होते हैं जिसे हम पूरी तरह देखना तो संभव नहीं है, लेकिन बहुत सी मानक पुस्तकें होती हैं, जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी हो, इग्नो की हो या एल बासम की अद्भुत भारत है, उसमें इस प्रकार चित्रण किया जाता है कि वो आपके मस्तिष्क में एक दृश्य के समान जो है छप जाती है। तो ऐसी यूपीएससी के अलावा भी बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो यूपीएससी से ना जोड़कर उसे साधारण तौर पर भी आप पढ़ें तो वो आपके दिमाग पर जो है बहुत गहरा असर डालती है। तो इस प्रकार के पॉकेट को यूपीएससी बहुत पूछती है, वो आपके मन मस्तिष्क को झांकने का भी प्रयास करती है। तो इस प्रश्न में ऐसा दिखता है, ऐसा यूपीएससी करते आ रही है विगत जो 5 पीटी में हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है जो कि प्राचीन काल की मान्यताओं विशेष के संदर्भ में इन कथनों का परीक्षण करें। तो कथन ए है कि तीसरी सदी ईसा पूर्व की पंचरात्र मंत्र विकसित हुआ। जो पहला कथन है कि तीसरी सदी ईसा पूर्व में पंचरात्र मंत्र विकसित हुआ। दूसरा बी जो कथन है इसमें परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग एवं विषय जैसे 5 तत्व थे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है केवल ए सही,
दूसरा केवल बी सही, तीसरा दोनों गलत, या चौथा दोनों सही। तो इसका जो ऑप्शन चौथा है कि दोनों सही है, क्योंकि पंचरात्र मंत्र जो है उसका संबंध 3री शताब्दी ईसा पूर्व से है, जो कि वैष्णव मत है। नारद द्वारा जो है इसकी चर्चा मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में भी इसकी झलक हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि जो 40वां प्रश्न है कि कनिष्क ने होआंचू पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान बुद्ध का मिलान पत्र एवं अनोखा मुकुट प्राप्त किया। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि कनिष्क ने होआंचू पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान बुद्ध का मिलान पत्र एवं एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया। तो होआंचू सर इनमें से कौन है? तो पहला उज्जैन, दूसरा पथुरा, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कवरीपट्टनम। तो जो इसका जो पहला जो तीसरा ऑप्शन है जो पाटलिपुत्र, उसे होआंचू कहा गया है और अश्वघोष ने इसकी विस्तृत चर्चा भी की है। अगला प्रश्न है कि कनिष्क द्वारा चलाए गए सिक्कों में बुद्ध की मूर्ति बनी हुई थी, उसमें बोडो खुदा हुआ है। बोडो जो शब्द है वो खुदा हुआ है। तो बोडो शब्द सिक्कों में किस भाषा से खुदा हुआ था? तो पहला चीनी, दूसरा संस्कृत, तीसरा ग्रीक और चौथा ईरानी। तो जो ग्रीक है यानी यूनानी, ये शब्द तीसरा ऑप्शन सही है। जो अपोलो जो यूनानी देवता है उससे इसकी तुलना की जाती है, जो कि कनिष्क ने सामासिक संस्कृति का जो है वो उदाहरण प्रस्तुत किया है। उसकी संस्कृति में, उसके सिक्कों में, उसके दर्शन में और उसके शासन व्यवस्था में इस प्रकार के बहुत से अंश मिलते हैं जो कि इम्पोर्टेड है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में साहित्य की चंपू शैली क्या है? तो पहला ऑप्शन है छंदात्मक काव्य, दूसरा उपन्यास, तीसरा गद्य एवं पद्य मिश्रित, या चौथा दृश्यात्मक आख्यान चित्र। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है गद्य एवं पद्य चित्र। तो जो चंपू शैली है, जैसे कि हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई, इसमें हमें ये देखने को मिलता है। ये एक अनूठी साहित्यिक संस्कृति है जो कि हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी विधि की पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसके काल में हुई? तो पहला ऑप्शन है विक्रमादित्य प्रथम, दूसरा विक्रमादित्य द्वितीय, तीसरा कीर्तिवर्मन और चौथा विक्रमादित्य षष्ठ यानी छठों। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है विक्रमादित्य षष्ठ, जो कि विक्रमादित्य 6 से चर्चित है नाम से, और इसने 1076 AD में शासन किया। विक्रम संवत की जो है शुरुआत भी की, और इसी के काल में जो है बादामी के जो चालुक्य शासक थे, इसके काल में विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी। और आज भी यह मिताक्षरा प्रासंगिक है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार नियम हो या हिंदू विधि विधान हो, इसमें बहुत सी बातें उस समय की आज भी ली गई हैं, बहुत से संशोधन भी किए गए हैं। और इस काल में जो है बिल्हन जो विक्रमा देवांग चरित्र की चर्चा इसने की है, इस काल में जो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है कि विक्रमादित्य 6 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के काल निर्धारण में किसका अमूल्य योगदान है? तो पहला मेसोपोटामिया से प्राप्त सिंधु मोहर का, दूसरा सिंधु सभ्यता से प्राप्त सिंधु मोहर का, तीसरा सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तन और चौथा मेसोपोटामिया से प्राप्त सिंधु कपास। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि मेसोपोटामिया से प्राप्त सिंधु मोहर का, क्योंकि जो मेसोपोटामिया से जो प्राप्त सिंधु मोहर है वो काल निर्धारण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यूपीएससी में ऐसा आप देखिएगा कि बहुत से सरल प्रकार के प्रश्न होते हैं। जब आप उसके ऑप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, जटिल हो जाता है। तो इसीलिए हमें प्रश्न पढ़कर कभी भी उतावला नहीं होना चाहिए। वहाँ यूपीएससी बड़ा छल का उपयोग करती है, वो आप उसके छलावे में आ सकते हैं और गलत ऑप्शन में जा सकते हैं। बहुत से ऐसे इजी प्रश्न होते हैं जो कि देखने में बहुत साधारण होते हैं, लेकिन जब उसको आप पूरी तरह पढ़िएगा, अक्षरशः पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये बातें जो है कुछ अलग है। बहुत से प्रश्नों में यहाँ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी लगाया जाता है, और उसकी सटीकता को लाने के लिए जो है उसके पूरे ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये समय तो बहुत लेता है, लेकिन इसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, आदत बनानी चाहिए।
अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी सबूतों के आधार पर इंद्र दोषी साबित होता है, यह किसका कथन है तथा इंद्र का दोष क्या है? जो ऑप्शन मैं फिर रिपीट करता हूँ 45वां प्रश्न को कि पारिस्थितिक सबूतों के आधार पर इंद्र दोषी साबित होता है, यह किसका कथन है तथा इंद्र का दोष क्या है? तो पहला जो ऑप्शन है वो सर जॉन मार्शल, जिसका मिलान है कि इंद्र सिंधु वासियों को ठगने का दोषी है। दूसरा सर व्हीलर, इसका मिलान है कि इंद्र सिंधु सभ्यता का पतन का दोषी है। तीसरा डॉक्टर राव, जिसका मिलान है कि इंद्र सिंधु सभ्यता में विद्रोह भड़काने का दोषी है। और चौथा डॉक्टर सफालिया, जो कि मिलान है कि इंद्र अपने लोगों को धोखा देने का दोषी है। तो जो इसका दूसरा ऑप्शन है सर मार्टिमर व्हीलर का कि इंद्र सिंधु सभ्यता का पतन का दोषी, वो सही है। चूँकि इस संदर्भ में इंद्र को जो है पुरंदर भी कहा गया है और उसने बांधों को तोड़ा जिससे बाढ़ आए और सिंधु नगरों का विनाश हुआ, सभ्यता मिट गई। ऐसे बहुत सी कहानियां हैं। तो इस संदर्भ में जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल के संदर्भ में इन कथनों का परीक्षण करें। कथन ए, पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल में पिता द्वारा पुत्र को दान में देना अथवा उसे बेचना पिता के अधिकार के बाहर नहीं था। दूसरा, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में एक कहानी के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने एक यज्ञ के लिए सुनह सेब को उसके पिता अक्षिग्रत से खरीदा था। तो इसका जो पहला ऑप्शन है केवल ए सही, दूसरा बी सही, तीसरा दोनों सही, चौथा दोनों गलत। तो ये जो तीसरा है कि दोनों सही, क्योंकि ऐसी घटना कहानी के रूप में हमें प्रथम मंडल में मिलती है और इससे जो है पुत्र को दान में देना या उसे बेचने का अधिकार, इस प्रकार की चर्चा बात आती है। तो ये दोनों सही। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेदिक काल में आर्य डैश, तो इसे आपको पूरा करना है कि ऋग्वेदिक काल में आर्य डैश, पहला पढ़ सकते थे, दूसरा लिख सकते थे, तीसरा लिख और पढ़ सकते थे और चौथा ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है कि ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। तो ये जो पूरी जो सभ्यता है आर्य सभ्यता, इसमें एक बहुत अनोखी बात है कि ये ज्ञान को मौखिक रूप से बहुत आगे ले गए और ये भारत वर्ष में हमारे इतिहास में हमें जानने का मिलता है कि किस प्रकार मौखिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आर्यों ने जो है इसे आगे बढ़ाया, क्योंकि वो न लिखते थे न पढ़ सकते थे। बहुत बाद के काल में आप देखिएगा कि जब लेखन कला जो है वो उत्तर मौर्य काल में और गुप्त काल में बहुत सी किताबों को जो है लेखनी के रूप में लाया गया। रामायण हो, महाभारत हो, उसे जो है सांगठनिक रूप से शब्दों के माध्यम से भावार्थ शब्दार्थ लिखे गए। तो इस संदर्भ में इसका उत्तर है कि न आर्य लिख सकते थे न पढ़ सकते थे। अगला प्रश्न है कि बोधि वृक्ष के संदर्भ में इन कथनों का परीक्षण करें। पहला कि भारत में मूल बोधि वृक्ष अभी विद्यमान है। दूसरा, मूल पीपल वृक्ष की एक शाखा अभी तक श्रीलंका में है। तो पहला ऑप्शन है केवल ए सही, दूसरा बी सही, तीसरा दोनों सही, चौथा दोनों गलत। तो इसका जो बी है यानी केवल जो दूसरा ऑप्शन है केवल बी सही, वो सही है, क्योंकि जो मूल पीपल वृक्ष की जो शाखा है वो अभी भी श्रृंखला में है, श्रीलंका में है। क्योंकि भारत में मूल जो बोधि वृक्ष है वो विद्यमान नहीं है। उसे तो जो है आप देखिएगा कि भारत में जो गौड़ राजा थे, शासक थे, शशांक ने उसे काट दिया था जो 7th सेंचुरी AD में। और अशोक के पुत्र ने, महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने मूल वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले गए थे जो अभी विद्यमान है। तो इस प्रकार के जो ट्विस्टिंग प्रश्न है, खासकर जो बोधि वृक्ष से संबंधित वो बहुत आते हैं। तो उसमें आप ज़्यादा उलझने का प्रयास ना करें, उससे अगर एक सांस में अगर आप जानते हैं, क्योंकि अगर पूरा UPSC को आप देखें पैटर्न में तो वहाँ शब्दों का, शब्दार्थों का, भावार्थों का खेल अधिक देखने को मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप हिंदी के भावार्थ शब्दार्थ को नहीं समझ पा रहे तो इंग्लिश में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आप में सटीकता हो, फैक्चुअल अच्छी जानकारी हो, संकल्पना हो, तो उसे एक सांस में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन संगम कविताओं में नहीं है। तो पहला, एक वेली भूमि में लगभग 1000 कलाम धान होता था, इसमें भूमि की उर्वरकता का पता चलता है। दूसरा, रागी, धान, हल्दी आदि के खेतों की चर्चा मिलती है। तीसरा, संगम कालीन लोग गन्ने से चीनी बनाते थे। और चौथा, आर्य संस्कृति की भांति
तमिल भूमि में 8 प्रकार के विवाह होते थे। तो जिसका चौथा ऑप्शन है कि आर्य संस्कृति की भांति तमिल भूमि में 8 प्रकार के विवाह होते थे, वो गलत है। तो जो संगम जो कालीन साहित्य है वो भी यूपीएससी का फेवरेट पॉकेट है, वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब देखिएगा कि जो अगर दक्षिण भारत में एनसीईआरटी भी बढ़िया है, केसी श्रीवास्तव बेची, लेकिन जो नीलकंठ शास्त्री जो है मूल किताब है, तो उसमें बहुत ही इस प्रकार आपको चर्चा मिलती है, बहुत उसको समझाने का प्रयास वहाँ बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि आपके दिमाग में छप सकता है। तो जो दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक, उसे एक बार पढ़ने का प्रयास जरूर करें। जो अंतिम प्रश्न है 50वां, कि निम्न कथन पर ध्यान दें। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है तथा मरने वाले का जन्म निश्चित है। इस कारण जो अवश्यंभावी है उसका दुख तुम्हें नहीं करना चाहिए। यह कथन किसका है? तो पहला महावीर, दूसरा वासुदेव कृष्ण, तीसरा गौतम बुद्ध, चौथा रामानंद। तो इस कथन का जो संबंध है वो वासुदेव कृष्ण से है, जो कि गीता से लिया गया।